सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज के इस वर्कशॉप के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी लोग जुड़ रहे हैं। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर गोरख जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारी कलीग डॉक्टर शालिनी भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप सभी का पुनः एक बार इस वर्कशॉप में द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने ध्यान का परिचय प्राप्त किया था और व्यक्तित्व विकास में ध्यान किस प्रकार हमारी सहायता कर सकता है, इसको हमने देखा था और एक छोटा सा प्रायोगिक सत्र भी हमने देखा था जिसमें हमने ध्यान को चखा था। आज ध्यान के कुछ नए आयामों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य वक्ता उन पर अपने विचार रखेंगे और आपसे उनका परिचय कराएंगे। मुख्य वक्ता हमारे जो डॉक्टर गोरख जी हैं, उनको बुलाने से पहले मैं एक और वक्ता डॉक्टर दीप्ति पांडे को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और थोड़ा सा प्रकाश ध्यान की उपयोगिताओं के बारे में डालें। डॉक्टर दीप्ति। थैंक यू सर। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से स्वागत करती हूँ और मुझे ये मौका देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ध्यान क्या है और ये कैसे अपने जीवन में हम इसको अपना महत्वपूर्ण अंग बना सकते हैं और हम अपने आप को कैसे और उत्तरोत्तर लेके जा सकते हैं, इसके बारे में कल हमने थोड़ा-सा जाना था। पर हमारे जीवन में ध्यान की विशिष्टताएँ और किस-किस ओर हो सकती हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी। हमारे जीवन में
अगर हम इस टॉपिक की बात करें जिसकी बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी के पास बैठे, एक ऐसा व्यवहार जो हमें अपने आप में अच्छा एक खुशी का अनुभव करवाए और अगर हम किसी के पास बैठे तो उसे बैठ हमारे साथ बैठकर या हमसे बात करके कुछ अच्छा सीखने को मिले या कुछ अच्छा जानने को मिले। वो हमारे अंदर कुछ ऐसे गुणों को देखे जिससे कि वो उनको अनुसरण करना चाहें। जैसे कि कल सर ने बात की थी डॉक्टर साहब ने, तो कई लोगों ने बोला कि हमारे आइडल विवेकानंद जी हैं या महात्मा गांधी हैं या अम्बेडकर हैं। ऐसा करके कई लोगों का नाम लोगों ने दिया था। तो उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन-सी बात थी जो हमें आकर्षित कर रही है अपनी तरफ? और वो भी हमारी तरह ही तो हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी थे। तो उनके अंदर ऐसे कौन-से गुण हैं जो हमें आकर्षित कर रहे हैं? और ऐसे कौन-से गुण हैं जो हम अपने अंदर अगर डेवलप कर लें तो लोग हमारा भी अनुसरण करना चाहेंगे? तो सबसे बड़ी बात ये है कि व्यक्तित्व विकास की अगर बात करें तो व्यक्तित्व का विकास क्या है? हमारे अंदर की गुड क्वालिटीज़ को एनहांस करना और जो हमारे अंदर की बैड क्वालिटीज़ हैं या कहना चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को रिसेस कर रही हैं, उनको कम कर देना। तो मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर 2-3 ऐसे गुण हैं जो नॉर्मली सब में देखने को मिलते हैं। पहला है गुस्सा। हमारे मन का कुछ नहीं हुआ तो हमें तुरंत ही क्रोध आ जाता है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा सामने वाला? क्यों नहीं मान रहा? तो सबसे बड़ी बात तो गुस्सा जो एकदम से हमारे ऊपर हावी होता है और हर किसी को ये फ़ील भी हुआ होगा कि जब हमारे मन की कोई बात नहीं होती है या कुछ भी होता है तो इंस्टेंट हमें गुस्सा आता है। हमने किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, 1 बार फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार फ़ोन नहीं उठाया, तो हमको क्या होता है, दूसरा जो हमारे अंदर एक गुण है सबसे बड़ा तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है कि आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और हमारे अंदर सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी भी कोई अच्छा थॉट नहीं आता कि नहीं वो खाना खा रहे होंगे या कहीं बिज़ी होंगे, नहीं। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कुछ कहीं अनहैपनिंग तो नहीं हो गया, जो नहीं होना चाहिए वो तो नहीं हो गया। तो ये दूसरा रीज़न क्या है स्ट्रेस और अगर हम खुद स्ट्रेस्ड रहेंगे तो सामने वाले को भी स्ट्रेस फ़ील करा देंगे। और तीसरी बड़ी बात है भय, जो डर, डर हम सभी के अंदर कॉमन होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की पर्सनैलिटी को रिसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट्स की बात अगर की जाए, तो उन्हें डर किस बात का होता है? सबसे बड़ा डर तो होता है एग्ज़ाम का। पास ना होने का कि हमारे अच्छे नंबर नहीं आएँगे तो क्या होगा? इन सभी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा तनाव ले लेते हैं वो कि वो भय में परिवर्तित हो जाता है इस डर से जो कि हुआ नहीं है उसके लिए हम भय को अपने अंदर एक जगह दे देते हैं। और जब हम खुद ही भयभीत रहेंगे तो हम दूसरे को भी भयभीत ही करेंगे, डराएँगे ही। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम इन 3 जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो हम सबके अंदर जो इनबिल्ट हैं, अगर इनको हम थोड़ा कम कर दें, तो ऑब्वियस है कि हम एक दूसरी तरीके से दिखने लगेंगे दूसरे को, हमारा व्यक्तित्व एक दूसरी तरह से निखर के आएगा। और यही तो हमारी पर्सनैलिटी है, कि हम चीज़ों को का किस तरीके से सामना कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और मजबूत बनाएँ और जो ये हमारे अंदर जो ये वीकनेसेस हैं, एंगर है, फ़ियर है, स्ट्रेस है, इसको कम तो अपना जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, इसकी एक बहुत अच्छी छोटी-सी किताब है अंडरस्टैंडिंग हार्टफुलनेस या हार्टफुलनेस की समझ। हिंदी वर्ज़न भी है उसका, उसमें बहुत छोटी-छोटी टेक्निक्स दी गई हैं, कि ये क्रोध को कैसे कम किया जा सकता है, इसको कम करने का तरीका क्या है, दूसरा हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और तीसरा फ़ियर को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, कल डॉक्टर साहब ने कल कुछ हम लोगों को प्रैक्टिस भी कराई थी थोड़ी-सी, तो वो प्रैक्टिस समहाउ थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। और आज मैं चाहूँगी कि सर अपने सेशन में इसको थोड़ा-सा इन्वॉल्व करें, इन चीज़ों को। तो आज सभी चीज़ों पर फ़ोकस ना करते हुए हम सबसे पहले तो हम फ़ोकस करते हैं कि हम एंगर को अगर करना चाहें, एंगर हमको किस-किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है पर्सनैलिटीज़ को। तो हम सबको पता है कि आजकल सबको बीमारियाँ बहुत सारी हो रही हैं, बहुत तरह डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और उन सब का कारण क्या है? कारण हमारा खान-पान तो है ही, दूसरा हमारा मानसिक स्तर भी है, हमारा मेंटल बिहेवियर भी है, हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के।
तो अगर हम थोड़ा-सा गुस्सा करना कम कर दें, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो हमें कई सारी बीमारियाँ भी नहीं होंगी। तो हम डॉक्टर के पास जाकर इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो इतने पैसे खर्च करने की जगह अगर हमें फ्री में रेमेडी मिल रही है, वो भी 5 मिनट स्पेंड करके, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है उन चीज़ों से जो हम जाकर के हज़ारों रुपए खर्च करेंगे। तो ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ हैं, जिनका अपन यूज़ करके और एंगर को भी डिटॉक्स कर सकते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे अपने आप का, तो हम ऑलरेडी एक प्योर पर्सनैलिटी बन के निकल के आएँगे। और कल जैसे कि सर ने आपसे लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक चिड़चिड़ा व्यक्ति है और एक आपको एक पीसफुल है, हेल्पिंग नेचर का पर्सन है, तो आप किसके पास जाना प्रेफ़र करोगे? तो हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि हम जो पीसफुल है, हेल्पिंग नेचर वाला है, उसके पास जाएँगे। तो बस वही तो है कि हम भी तो उसी अब उस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं और अगर हम हेल्पिंग नेचर के पीसफुल हो जाएँगे, तो लोग हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे, हमसे बात करना पसंद करेंगे और जब ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाएँगी, तो हमें पर्सनैलिटी हमारी ऑलरेडी एनहांस हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। तो बस मैं यही थोड़ा-सा कहना चाह रही थी और मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अगर आगे कभी मौका मिला तो अपन इसके बारे में और बात करेंगे। अब मैं इतना कह के अब मैं सर को ट्रांसफ़र करती हूँ। अब सर इस प्रोग्राम को प्रोसीड करें। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति। आपने एंगर, फ़ियर, स्ट्रेस डिटॉक्स के बारे में बताया और निश्चित रूप से ध्यान की जो विभिन्न विधाएँ हैं और जो टेक्निक्स हैं, छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के द्वारा हम इन सब पे बड़े आराम से काबू पा सकते हैं। सभी को नमस्ते। और बहुत खुश भी हूँ कि संडे को आप सबने विशेष इसके लिए समय निकाला है और ये दिखाता है कि आप शायद सही में इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। आप सही में अम, देख रहे हैं कि इसका कैसे हम अपने जीवन में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपका उत्साह देख के बड़ी खुशी होती है। दीप्ति मैडम ने बहुत सुंदरता से जो हमारे 3 बड़े चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं हमारी जो हमारी पर्सनैलिटी पे सही मायने में एक बोझ का काम करती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तनाव, भय, गुस्सा और बहुत प्रैक्टिकली हम देखें तो कितना सही चीज़ है ये जो दीप्ति मैडम ने कही है कि हम कितना कुछ खोते हैं इन 3 चीज़ों के कारण। हमने कुछ नया करने की कोशिश की, मान लीजिए आप गाना अच्छा गाते हो, आपकी इच्छा हो कि मैं अपने सब क्लास में गाना गाऊँ और कभी स्कूल में ऐसा मौका आया कि आप गाना गाने गए, स्टेज पे गए, तनाव में आ गए, स्वाभाविक है, स्टेज पे जाते हैं, तो सबका किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, तनाव आना स्वाभाविक है और कुछ कम ज़्यादा हो गया, कोई हँस दिया, किसी ने मज़ाक उड़ा दी, तो अगली बार जाने से पहले क्या होगा? डर लगेगा। और एक जो संभावना हमारी इतनी सुंदर थी कि जिसको हम अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते थे, उससे हो सकता है कि हम रुक जाएँ, ठहर जाएँ, वंचित रह जाएँ। सहमत हैं आप इससे? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कि कुछ आप अच्छा करना चाहते थे लेकिन इस डर से कि ऐसा तो नहीं कि कोई
हँस देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छा नहीं होगा और उस डर से हमने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। तनाव हमें पता है कि हमारा यदि एग्ज़ाम है और हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो हम जो चीज़ पढ़ के भी गए हैं, तैयारी भी हमने की है, आता भी हमको है, पर हम तनाव के कारण एग्ज़ाम में कितनी बार ऐसा होता है कि हम वहाँ भूल जाते हैं। हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, हम पढ़ के भी गए हैं पर हमको वहाँ याद ही नहीं आता, हम लिख नहीं पाते। वापस आके देखते हैं तो कहते हैं, "अरे यार! ये तो मुझे आता था, क्यों मुझसे मिस हो गया?" ऐसा हुआ है किसी के साथ? या गुस्सा की बात करें तो हमने कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे कोई अच्छे दोस्त हैं, परिवार के कोई सदस्य हैं और गुस्से में उनसे कोई ऐसी बात कह दी, जिसके लिए हमें बाद में पछतावा होता है। जिसके लिए हम बाद में सोचते हैं कि उस समय मैं गुस्से पर कंट्रोल हो जाता, तो मेरा रिश्ता आज कुछ बेहतर हो सकता था। गुस्से में हमने ऐसा कोई निर्णय ले लिया जिसके लिए हम बाद में पछताते हैं। डर के ऐसा कोई निर्णय ले लिया जिसके कारण हम बाद में पछताते हैं। यदि मैं आपसे कुछ उसका कुछ एक मेडिकल एंगल आपको देना चाहूँ, क्यों होता है ऐसा? आप में से कई साइंस के विद्यार्थी हैं शायद केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और आप ये जानते हैं कि ये जो सारे भावनाएँ हैं, इमोशंस हैं, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ब्रेन के अलग-अलग हिस्से में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे लिए इन अनुभवों को, इन भावनाओं को क्रिएट करते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं गुस्सा, तनाव, भय ये प्रकृति ने हमें हमारी सुरक्षा के लिए दिए हैं। जान बचाने के लिए दिए हैं, आवश्यक हैं ज़िंदा रहने के लिए। आप कल्पना कीजिए कि पुराने ज़माने में जब हम जंगलों में रहते थे, अभी भी यदि कभी सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जंगल में सामने शेर आ जाए या साँप आ जाए और यदि किसी व्यक्ति को तनाव ना लगे, भय ना लगे, भागे नहीं, तो क्या होगा उसका? है ना? यदि वो शांत रहा तो मुश्किल है। तो ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, ये प्रकृति ने हमें बहुत सोच समझ के दिए हैं कि जो हमें जब हमें वो परिस्थिति बनती है, जब शरीर में डर लगता है, तनाव होता है, तो क्या होता है? क्या लक्षण होते हैं? जब उस समय हम तनाव की या डर की परिस्थिति में रहते हैं, तो क्या भूख लगती है हमें? नहीं लगती। नींद आती है? सो सकते हैं हम उस वक़्त अच्छे से? हमारी शरीर के जो सारे रिसोर्सेज़ हैं, सारे संसाधन हैं, हमारा ब्लड सप्लाई है, ऊर्जा है, वो सब किस ओर डाइवर्ट हो जाती है? फाइट और फ्लाइट। लड़ना है या भागना है? अपने आप को बचाना है क्योंकि उस समय ज़िंदा रहना प्रायोरिटी है। हमारे शरीर में कई ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो हमारे अंदर वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, जैसे दीप्ति मैडम ने कहा क्योंकि हमें ज़्यादा खून की ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। शुगर लेवल बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे हाथ-पैर कँपकँपाने लगते हैं, माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, हम रिलैक्स नहीं कर सकते। डर के उन समय में हम कुछ नया सीख नहीं सकते। हम दया नहीं दिखा सकते, करुणा नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे ब्रेन के वो हिस्से जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जो लड़ने से, भागने से संबंधित हैं। यदि ये प्रकृति ने दिया हुआ है तो फिर नेचुरल है तो बुरा क्या है? इसके ऊपर एक अभी रिसेंटली तो नहीं काफ़ी समय पहले एक बहुत विस्तृत शोध हुआ। उस शोध का एक हिस्सा था उस स्टडी का नेशनल ज्योग्राफिक ने ये पशुओं में किया। उन्होंने क्या किया अफ्रीका के एक रीजन में है ना? ज़ेब्रा शेर उनका शिकार करता है। उन ज़ेब्रा के शरीर में उन्होंने कुछ सेंसर्स लगा दिए जो उनके तनाव को नापते हैं। अपने शरीर में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल जो तनाव के साथ बढ़ता-घटता है। तो उन्होंने शरीर में सेंसर लगा दिए कि जो उसके मात्रा को नाप सके। कल्पना कीजिए ज़ेब्रा
घास चल रहा है और उसे अचानक दिखता है कि एक शेरों का झुंड आया है जो अब उसके पीछे पड़ता है। उसके अंदर बेहद तनाव है क्योंकि वो डरा हुआ है, उसकी जान जा सकती है, वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है, भागता है, बचने की कोशिश करता है। जब वो यदि पकड़ा गया, मर गया तो कोई हमारा सेंसर भी गया, और यदि बच गया, जो ज़ेब्रा बच गया और उन्होंने जब उनका सेंसर से उसकी रीडिंग्स चेक की, तो उसमें तनाव का उन्होंने पाया कि जब ऐसा होता था, जब अत्यधिक भय की और तनाव की स्थिति रहती थी, तब उसका जो कॉर्टिसोल लेवल था, वो 50 गुना, 100 गुना तक बढ़ जाता था शरीर में। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो बच जाता है और शेर हट जाता है वहाँ से, सिर्फ़ वो ज़ेब्रा वापस बचते हैं, तो आपको क्या लगता है उसका तनाव का स्तर वापस नॉर्मल होने में, वो कॉर्टिसोल का स्तर नॉर्मल होने में कितना समय लगता होगा? कोई गेस करना चाहेंगे? चैट में डालना चाहेंगे? कितना समय लगता होगा तनाव का स्तर बिल्कुल नॉर्मल जो उसकी स्वाभाविक पहले की स्थिति थी, उस स्थिति में आने में? गेस कीजिए, चैट में डालिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, कितना समय लगता होगा? आप तनाव में होते हैं तो कितना समय लगता है? इस हिसाब से कल्पना कीजिए नॉर्मल होने में। 30 मिनट कह रहे हैं विजय जी। आप जानते हैं साइंटिस्ट ने ये पाया, कुछ दिन भी लग सकते हैं, राहुल जी कह रहे हैं, कि ज़ेब्रा का तनाव का स्तर नॉर्मल होने में एवरेज 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लगा। 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैक्सिमम डेढ़ 2 मिनट के बाद वो पुनः उसी स्थिति में था, घास चर रहा था जैसे वो पहले था। अच्छा, ये तो हो गई ज़ेब्रा की बात। मनुष्यों की बात करते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, हम भी रहे हैं, बहुत साल नहीं हुए हैं। हम अभी भी हमारे घर में आस-पड़ोस में बच्चे होंगे 4 साल के, 5 साल के, 3 साल के, 6 साल के। कभी उन 2 बच्चों में आपस में आप देखिए लड़ाई हो जाती है। अच्छी लड़ाई हो जाती है, हमारी भी हुई होगी अपने भाई-बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, मार-पीट हो जाती है, बाल खींच लेते हैं, अच्छी उठा-पटक हो जाती है ना? लड़ाई होने के बाद कितना समय लगता है उनको वापस आके नॉर्मल होके फिर से एक साथ खेलने में? अच्छी लड़ाई हो गई, कितना समय लगता है वापस नॉर्मल होके खेलने में? घुल के सब खेलने में? 5 मिनट? और आपकी ऐसी किसी के साथ लड़ाई हो जाए अच्छी मार-पिटाई वाली, तो आपको कितना समय लगेगा उसको भुला के नॉर्मल होके वापस बात करके खेलने में? महीने भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। सहमत हैं आप? 1 साल अशोक जी कह रहे हैं। सालों लग सकते हैं। हमने अपने बुजुर्गों में देखा है जिनकी किसी से कहा-सुनी हो गई, अपमान लगा उनको और उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी भर इस व्यक्ति से बात नहीं करूँगा, और उन्होंने नहीं की। क्या हुआ ऐसा कि हम जो हमारे बचपन का एक स्वाभाविकता थी कि जहाँ हम तनाव को, गुस्से को आता था, मारपीट करते थे, लेकिन उसको बहुत जल्दी भूलकर नॉर्मल होने की कला हमसे कहाँ खो गई? ये चीज़ हम ये जो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, इसे हम वापस लाना चाहते हैं। अभी किसी ने एक अ, शुरुआत में जब मीटिंग शुरू होनी थी कि एनर्जी बूस्ट करने के लिए कोई ध्यान बताएँ।
हमारी एनर्जी वेस्ट कहाँ होती है, यदि हम उसको पकड़ लेंगे तो बूस्ट अपने आप हो जाएगी। हमारा एक शरीर है ना? भौतिक शरीर है, हमारा हार्डवेयर है। इसको जानते हैं हम साफ-वाफ कैसे करें, अच्छे से मेंटेन कैसे करें? जैसे हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को साफ करते हैं, वैसे शरीर को भी साफ कर लेते हैं। सॉरी। लेकिन जैसे हमारे फ़ोन का, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है ना? सॉफ्टवेयर होता है, अंदर उसके ब्राउज़र होता है, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑफ़िस होता है, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। वैसे हमारा भी तो एक सॉफ्टवेयर होता है, जो इस हार्डवेयर को चलाता है। जब हम अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को रेगुलरली यूज़ करते हैं और उसके अंदर जब फाइल्स इकट्ठी होती जाती हैं, इंटरनेट से डाउनलोड होते जाते हैं, उसकी मेमोरी फुल होती जाती है, तो क्या होता है फिर? फ़ास्ट चलता है कि स्लो चलता है? स्लो हैंग करने लगता है। हैंग करने लगता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है। हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है कि उसका सॉफ्टवेयर भारी हो गया है ना? क्या करेंगे उसको? डिलीट कर देंगे, फ़ॉर्मेट कर देंगे, उसके अंदर जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी फाइल्स हैं, कुछ वायरसेस हैं, उसको हटा देंगे, अपडेट कर देंगे, फ़ास्ट हो जाएगा, है ना? हमारे अंदर जो इतने पुराने बचपन से अब तक जो फाइल्स इकट्ठी होती आ रही हैं, जैसे हमने उसका अभी बात की, किसी ने कुछ कह दिया, हमारे अंदर वो फाइल बैठ गई। किसी से कहा-सुनी हो गई, हमारे अंदर वो फाइल बैठ गई। किसी एक सब्जेक्ट में हमको टीचर अच्छा नहीं लगा, हमारे अंदर फाइल बैठ गई। ये जो फाइल्स हैं, जो हमारे मन को बोझिल करती हैं, हमें बाँध के रखती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, फ्री नहीं होने देती हैं, हमारी ऊर्जा को ड्रेन करती हैं। हम अकेले भी बैठे हों, कुछ नहीं कर रहे हों, कमरे में अकेले हैं, कुछ नहीं है, बरसों पुरानी बात हमको याद आती है और खूब गुस्सा आ जाता है। होता है किसी के साथ? ऐसा कैसे कह दिया उसने उस वक़्त? ये जो फाइल्स हैं, यदि हमने इसको डिलीट नहीं किया, यदि हमने इसको क्लीन नहीं किया, तो ये जो समस्या है, हमारा फ़ोन स्लो चलने लगता है, हम हैंग होने लगते हैं, पढ़ाई की पर वहाँ हैंग हो गए, नहीं याद ही नहीं आया एग्ज़ाम के समय। एनर्जी हमें कम-कम होती हुई लग रही है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर हमारे अंदर ऊर्जा ही हमें फ़ील नहीं होती। चिड़चिड़ापन आने लगा, नींद आनी कम हो गई, फ़ोकस जाने लगा। जो बच्चों की तरह खिलखिला के हँस के जीवन बिताते थे, उसकी जगह मुँह लटका के जीवन बिताने लगे। और फिर समय के साथ शारीरिक समस्याएँ आने लगी, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया। क्यों हुआ? अगेन इसका हमें जो कारण है वो हमारी बायोलॉजी में, हमारे शरीर के विज्ञान में मिलता है। क्योंकि हम जैसे हमने बात की, जब स्ट्रेस हुआ तो हमारे शरीर के सारे संसाधन कहाँ चले गए? शरीर के उस सिस्टम में जिसे हम सिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, जो हमें हमारे बचाव की सिस्टम है, इमरजेंसी सिस्टम है। जैसे शहर में दंगा हुआ, कोविड हो गया, कोई इमरजेंसी बाढ़ आ गई, तो क्या होता है, इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। मार्केट बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, पुलिस और थाने चलते हैं, अस्पताल चलते हैं। बेसिक मार्केट चलता है। जो शांतिकालीन गतिविधियाँ थी वो हॉल्ट हो जाती हैं। हमारे शरीर में भी जब हम तनाव में होते हैं तो सिर्फ़ इमरजेंसी सिस्टम चलती है। जो शांतिकालीन गतिविधियाँ थी, नींद की, भूख की, भोजन पचाने की, नई चीज़ें सीखने की, रचनात्मकता की, लोगों के साथ प्रेम से बात करने की, जुड़ने की, करुणा की, दया की, शांति की, वो जान बचाने के लिए ज़रूरी नहीं थी। हमारी इम्यूनिटी की,
उनसे सारे संसाधन ले लिए गए क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं, इधर देने हैं तो इधर से लेने पड़ेंगे। शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए, सोने के लिए, भोजन पचाने के लिए संसाधन ही नहीं बचे। नतीजा क्या हुआ कि हर दूसरे-तीसरे व्यक्ति को पेट की, पाचन की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, जो डायबिटीज़ पहले 50 साल में होता था, 20 साल में, 25 साल में होने लगा। हार्ट प्रॉब्लम बुजुर्गों को होते थे, यंग एज में होने लगे। कैंसर बुजुर्गों को किसी-किसी को होता था, अब हर दूसरे घर में यंग एज में दिखने लगा। जड़ कहाँ है? हमारे तनाव से मुक्त ना हो पाने में, डर से मुक्त ना हो पाने में, गुस्से से मुक्त ना हो पाने में। और उन छापों से मुक्त ना हो पाने में, जो परिस्थितियों-वश हर दिन हमारे अंदर पड़ती तो रहती हैं, पर उसको साफ करने का तरीका हमें नहीं पता। अब कल्पना कीजिए, शरीर को हम साफ करते हैं, हर चीज़ जो यूज़ होती है, गंदी होती है। शरीर हमारा गंदा होता है, गाड़ी हम चलाते हैं, वो गंदी होती है, घर में रहते हैं, वो भी गंदा होता है। कैसे साफ करना हमें पता है, इसे हम करते भी हैं, नहा लेते हैं। मान लीजिए आप 1 दिन नहीं नहाए, क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन, 4 दिन नहीं नहाए, फिर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह नहीं नहाए, फिर हम भी परेशान होंगे और हमारे आस-पास वाले भी परेशान होंगे, है ना? मुझे आप बताएँ आपने अपने मन को कब आखिरी बार नहलाया था, कब साफ किया था? और यदि हम अपने मन को, अपनी चेतना को यदि हमने साफ नहीं किया, तो ये क्या स्वाभाविक नहीं है कि हम भी परेशान होंगे और हमारे आस-पास वाले भी परेशान होंगे? अशोक कुमार जी का बहुत सुंदर प्रश्न है चैट में कि हमारे ब्रेन में गलत चीज़ें ज़्यादा क्यों एकत्रित होती हैं? सही चीज़ें इतनी जल्दी क्यों नहीं एकत्रित होती? उसमें ज़्यादा समय क्यों लगता है? इसका एक बहुत सरल बायोलॉजिकल कारण है, इसे हम नेगेटिविटी बायस बोलते हैं। आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे, नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो तंत्र है, वो नेगेटिविटी की ओर बायस्ड है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 व्यक्ति थे पुराने ज़माने में जंगलों में। एक शांत रहना की ओर उसकी प्रवृत्ति थी। शेर भी आता था तो उसको उतना डर नहीं लगता था, तनाव नहीं होता था। वो इतना डर-डर के नहीं जीता था। दूसरा व्यक्ति था जो डर-डर के जीता था कि उस तनाव में जीता था कि कहीं से शेर तो नहीं आ रहा, कहीं से साँप तो नहीं आ रहा, कहीं मेरी जान को खतरा तो नहीं है। समय के साथ पता है क्या हुआ? जो उन्मुक्त रहने वाला व्यक्ति था, जो डर-डर के नहीं रहने वाला व्यक्ति था, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाया और जो डर-डर के रहने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित रखता था, वो जी गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स कौन से अपने आगे बढ़े? सुरक्षित रखने वाले। स्वार्थ अपने आप को सुरक्षित रखने वाले, अपने आप का फ़ायदा देखने वाले। बात ये है कि अब हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है। अब हम जंगलों में नहीं रह रहे हैं, अब कहीं से शेर नहीं आ रहा हमको मारने के लिए, अब कहीं से साँप नहीं आ रहा हमको काटने के लिए। हमारा जीवन सुरक्षित है, पर हमारे अंदर बायस अभी भी वही है। जो उस समय की परिस्थिति के लिए शायद आवश्यक था, पर आज की परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला है। आज की परिस्थिति में हमें लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशंस बनाने से रोकने की ओर है। हमें करुणा से रोकने की ओर है। हमें अपनी जो गहरी
व्यक्तित्व विकास जो दीप्ति मैडम ने भी कहा, संजय सर ने कहा, जो वास्तविक चरित्र का विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, उससे रोकने वाला है। प्रकृति ऐसी है कि समय के साथ हो सकता है सैकड़ों हज़ारों साल के बाद ऐसा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़े और समय के साथ हमारी बायोलॉजी चेंज हो जाए। पर हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम हज़ार साल वेट करें इसको चेंज होने के लिए, हम तो आज चेंज होना चाहते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में उसके बदलाव देखना चाहते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमें नेगेटिव चीज़ें स्वाभाविक रूप से एकत्रित होती हैं, पर पॉज़िटिव चीज़ें एकत्रित करने के लिए और नेगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, जो हमारे आज के सत्र में हम कर रहे हैं। पॉज़िटिव चीज़ को ग्रहण करने का कल हमने प्रयास किया कि हम सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर बढ़ाएँ, अपने हृदय में उस सकारात्मकता के स्रोत से जुड़ें, उस ऊर्जा को ग्रहण करें। और उसका जो दूसरा पहलू है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी इकट्ठा है नकारात्मकता, उसको हटाएँ कैसे? ये हम आज के सत्र में सीखेंगे। क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगी, तब तक हमारे अंदर सकारात्मकता आने के लिए जगह कहाँ बचेगी? हम सब प्रेम से बात करना चाहते हैं? हाँ या ना? जी सर। हम सब संतुलित क्या कहें कोऑपरेटिव मदद करने वाले, शांत रहने वाले, कठिन परिस्थितियों में भी एकदम से गुस्सा ना करने वाले होना चाहते हैं? जी सर। यस सर। बिल्कुल। पर फिर भी हम चाहते हैं, फिर भी जब वैसी परिस्थितियाँ फिर से आती हैं, तो क्या हो जाता है हमको? हम क्यों नहीं रह पाते? बहुत छोटी-छोटी सी मैं तो कहता हूँ आपको आपने सोचा कि नहीं अगली बार मैं छिपकली से नहीं डरूँगी, पर छिपकली आ गई तो? आपने सोचा मैं गुस्सा नहीं करूँगा, पर सामने से जिसके ऊपर गुस्सा आता है वो व्यक्ति आ गया, तो आ जाता है गुस्सा। क्यों आता है? ओके। एक छोटी-सी हम अ, चलिए तो लम चलिए सुना ही देता हूँ। बिना कहानी के सेशन कैसे कंप्लीट होगा? एक छोटी-सी कहानी है जिसमें हम अगेन एक छोटी बच्ची की कहानी है। गुस्से की कहानी है। एक छोटी बच्ची है जो घर पे खेल रही है ना? और उसके पिताजी हैं जो बाहर काम करते हैं और शाम को घर आए हैं और शाम को घर आके थक के चाय पीते-पीते उनकी कुछ जो बची हुई फाइल्स हैं, कुछ काम है, कुछ करेक्शन है, वो करने के लिए अपने रूम में बैठे हैं। बच्ची आती है और खेलते-खेलते इसका पिताजी को धक्का लग जाता है। धक्का लगने के कारण उनके कप की जो चाय है वो थोड़ी-सी उनकी फाइल के ऊपर छलक जाती है। क्या होगा पिताजी का रिएक्शन आपके हिसाब से? गुस्सा आएगा? स्वाभाविक है। उनको बहुत गुस्सा आता है। डाँटते हैं उस गुड़ी बेटी को कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में मत खेलो, बाहर खेलो, ध्यान रखो, ये कोई खेलने की जगह है क्या? ऐसा कैसे हो गया कि मेरे कप की ये चाय गिर गई? बेटी होती है सॉरी बोलती है कि सॉरी पापा गलती हो गई। नहीं मानते उसको फिर से बुलाते हैं और डाँटते हैं और बोलते हैं कि तुम बताओ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसा कैसे हो गया कि मेरे कप की चाय गिर गई? जानते हो गुड़िया क्या कहती है, बेटी क्या कहती है छोटी-सी? वो बेटी अपनी अबोधता में, सरलता में कहती है, "पापा आपके कप की चाय इसलिए गिरी
क्योंकि आपके कप में चाय थी। बचकानी सी बात है, पर सही नहीं है क्या? यदि कप खाली होता, तो क्या होता? कुछ नहीं गिरता। यदि दूध होता तो दूध गिरता, कॉफ़ी होती तो कॉफ़ी गिरती, पानी होता तो पानी गिरता। सवाल ये है कि जब हमको इस तरह का धक्का लगता है, अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियाँ आती हैं, अनचाही परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आती हैं, तो धक्का लगने पे हमारे अंदर से क्या गिरता है? गुस्सा गिरता है, तनाव गिरता है, चिड़चिड़ापन गिरता है कि प्रेम गिरता है, सहनशीलता गिरती है, साहस गिरता है। ये किस बात पर निर्भर करेगा? इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे कप में क्या है उस वक़्त। सहमत हैं? इसका दिखावा नहीं किया जा सकता। वो हमारे अंदर कप में क्या है, ये बदलने की हम गहराई से कोशिश कर रहे हैं। दिखावा नहीं कहूँगा मैं, पर ऊपरी बदलाव का हम प्रयास कर सकते हैं जो क्षणिक होता है। हम कह सकते हैं कि भाई मैं ये तय करता हूँ कि मैं अपने कप से कुछ गुस्सा आ तो रहा है पर मैं गिरने नहीं दूँगा, और आप कर भी लेंगे। कई बार मजबूरी में करना पड़ेगा जब हमारे कोई वरिष्ठ हैं, वो आके बुला के डाँटते हैं या कुछ कहते हैं, हमको भले ही अंदर से बहुत गुस्सा है, पर हम हमारे कप से कुछ गिराने की हिम्मत तो नहीं कर सकते। पर होगा क्या, हमारा कप भरता जा रहा है और हम घर जाएँगे या कहीं सुरक्षित परिस्थिति में जाएँगे तो किसी न किसी के ऊपर ज़रूर गिराएँगे। वो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम अपने कप को खाली कर सकें, ये जो चीज़ें हमारे अंदर बचपन से भर गई हैं, जिसने हमारी बचपन की सरलता से हमको आज की जो हमारी परिस्थिति है वहाँ तक ले आए हैं, और यदि हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो आगे हम भविष्य में अपने आस-पास लोगों को देख रहे हैं कि वो किन चुनौतियों से गुज़र रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने में भी हमें समय नहीं लगेगा। तो हम इन अभ्यासों से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को खाली कर सकें, जो ये छापें, पुरानी छापें, पुराना जो भावनात्मक बोझ, ये जो चीज़ें हमारे अंदर इकट्ठी हो गई हैं, इससे अपने आप को फ्री करें, और उसके बाद जब हमारा कप खाली हो जाए, तो फिर हम उसमें वो भर सकें जो हम भरना चाहते हैं। प्रेम भरें, सकारात्मकता भरें, सहनशीलता भरें, वो हमारी चॉइस। तो ये हम आज के सत्र में करने वाले हैं। जैसे हम फ़ोन के सॉफ्टवेयर को एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके क्लीन करते हैं, है ना? कपड़े से तो नहीं क्लीन कर सकते। वैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को, जो हमारे मन है, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएँ हैं, उसे हम अपने एक दूसरे विचारों से, संकल्प की शक्ति से, विचारों की शक्ति से, विज़ुअलाइज़ेशन और भावनाओं की शक्ति से हम उसको डिलीट करने का, खाली करने का प्रयास करेंगे, और जब वो हो जाएगा, तो फिर हम इस भाव के साथ बैठेंगे कि एक सामने की ओर से एक दिव्य ऊर्जा की धारा, सकारात्मकता की, गुणों से भरी हुई हमारे अंदर समा रही है और हमारी पूरी सिस्टम को भर रही है। ठीक है? करेंगे साथ में? आज एक कल जैसे ही एक छोटा-सा 15-20 मिनट का एक अनुभवात्मक सत्र करके देखें। चलिए। अ, सर मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? तो मैं 2-3 मिनट एक छोटा-सा वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा, जो हमारा क्लीनिंग का वीडियो है, तो शायद समझना आसान हो जाए। स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। ओके, 1 मिनट में ओपन कर लूँ।
ओके, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, यदि आवाज़ नहीं आए या कुछ दिक्कत आए तो आप बताइएगा। आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है। सफाई दिन के अंत में सभी कार्यों की समाप्ति के पश्चात शाम को की जाती है। इसमें आप मानसिक रूप से अपने भीतर की जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आराम से बैठ जाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं। सिर के ऊपर से लेकर नीचे रीढ़ की निचली हड्डी तक। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां धुएं के रूप में पूरे शारीरिक संरचना से बाहर निकल रही हैं। यह धुआं पूरे पीठ से तेजी से बाहर निकल रहा है। किसी भी ऐसी घटना या ऐसी चीज के बारे में न सोचें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। बस सब कुछ निकल जाने दें। धीरे से पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं। आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया को लगभग 20 मिनट तक करते रहें। जैसे जैसे जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकलती जाती हैं, आप हृदय में हल्कापन महसूस करते जाते हैं, जिससे शून्यता बनती जाती है। एक पवित्र धारा दिव्य स्रोत से आपके हृदय में उतरकर उस शून्यता को भरती जा रही है। यह पवित्र धारा जटिलताओं और अशुद्धियों को हटाने में आपकी मदद कर रही है। जटिलताएं और अशुद्धियां जब निकल जाती हैं, आप सहजता और पवित्रता की अनुभूति करने लगते हैं। यह पवित्र धारा हर कोशिका में और शरीर के हर एक कोने में प्रवेश करती जा रही है। आपका संपूर्ण शरीर पूरी तरह से शुद्धता को महसूस कर रहा है और वह अब पूरी तरह पवित्र हो गया है। तो ये वाली प्रक्रिया हम साथ मिल के करते हैं। कल जैसे कुछ सुझाव मैं देता रहूँगा, तो आप मन ही मन उसे करने का कीजिएगा। और करीब 10-12 मिनट हम ये प्रक्रिया करने के बाद 5-10 मिनट हम कल की ही तरह ध्यान में भी बैठने का प्रयास करेंगे, जहाँ हम इस भाव के साथ बैठेंगे कि हमारे हृदय में वो दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है, जो हमें अंदर से प्रकाशित कर रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जैसे कल हमने बात की थी, बिना मन पे कोई ज़ोर डाले, बिना विचारों को रोकने की, दबाने की कोशिश किए, जो आता है उसे होने देंगे। हल्के से अपने हृदय से जुड़े रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएँ। हल्के से, कोमलता से अपनी आँखें बंद कर लें।
लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स हो जाएं। एक नज़र अपने पूरे शरीर पर डालें। उसे भी तनाव मुक्त होने दें। पैरों की उंगलियों से लेकर घुटनों तक, कमर तक, कंधों तक, हाथों की उंगलियों के पोरों तक, और सिर के शिखर तक। पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। हम अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए, पवित्र तनाव मुक्त करने के लिए बैठे हैं। हल्के से अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर लाएं। और ये कल्पना करें, महसूस करें कि सारी अशुद्धियां, जटिलताएं पीठ की ओर से धुएं के रूप में निकलती जा रही हैं। ये धुआं तेजी से पूरी पीठ से निकलता जा रहा है। सारा भावनात्मक बोझ, तनाव, भय, सब कुछ पीठ की ओर से निकलते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे तेज करें। देखें कि कैसे सारी अशुद्धियां, छापें, भारीपन पूरी पीठ से धुएं के रूप में निकलता जा रहा है। धुआं और तेजी से निकलता जा रहा है। अपने अंदर बढ़ते खालीपन को, हल्केपन को, शुद्धता को महसूस करें।
अब जब कुछ हल्कापन महसूस होने लगे, तो ये कल्पना करें कि सामने की ओर से दिव्यता की एक पवित्र धारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। पूरे हृदय को भर रही है। और बची-खुची अशुद्धियों को साफ करने में हमारी मदद कर रही है। अपने आप को पूरी तरह शुद्ध होता हुआ, पवित्र होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि वो दिव्य ऊर्जा हृदय से फैलकर हर कण, हर कोशिका में समा रही है। उसे भी शुद्ध और पवित्र बना रही है। हमारा पूरा शरीर, मन, हृदय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं। महसूस करें, कल्पना करें दिव्य प्रकाश का स्रोत हमारी शांति का, खुशी का स्रोत हमारे हृदय में हमेशा से उपस्थित है। हृदय को अंदर से प्रकाशित कर रहा है। हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी भाव के साथ अगले सुझाव तक धीरे-धीरे अपने आप को हृदय की गहराई में उतरता हुआ, डूबता हुआ महसूस करें।
धीरे से अपने शरीर की, मन की हृदय की दशा पर गौर करें। हम अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, ये देखें। अपने पूरे शरीर से, पूरे तंत्र से, हर कण, हर कोशिका से इस शांति का आनंद लें। ये सुझाव लें, प्रार्थना करें कि ये दशा, ये ऊर्जा हमारे पूरे वातावरण में, कण-कण में, पेड़-पौधों में, परिवार में, घर में, समाज में व्याप्त हो रही है। फिर जब आपका हृदय संतुष्ट हो, जब आपका दिल चाहे, धीरे से, हल्के से अपनी आँखें खोल लें। और ये जो प्रक्रिया है, जैसे हमने वीडियो में देखा कि इसका जो सजेस्टेड टाइम है, सुझाया गया समय है, वो शाम का है कि जब हम दिन भर के बाहर जाके, कॉलेज जाके, कोई कार्य हो तो वो करके जब वापस घर पर आ जाएँ, तो जिस तरह से हम अपने हाथ-मुँह धोते हैं, वैसे यदि कुछ देर 10-15 मिनट बैठकर यदि हम ये प्रक्रिया कर लें,
तो दिन भर की जो छापें हमने एकत्रित की हैं, दिन भर का जो भावनात्मक तनाव हमने एकत्रित किया है, उससे हम फ्री हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जैसे-जैसे आप पाएँगे कि हमारे अंदर का वो जो ऊर्जा की गुस्से की ऊर्जा, डर की ऊर्जा, तनाव की ऊर्जा कम होती जाएगी, कप हमारा खाली होता जाएगा और रोज़ इस प्रक्रिया के ज़रिए सकारात्मकता से भरता जाएगा। बहुत जल्दी हम अपने अंदर वो बदलाव देख सकेंगे, फिर हमें गुस्से को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर से कुछ और छलकेगा। वो हमारा सहज, स्वाभाविक, वास्तविक व्यक्तित्व होगा। तो आज के सत्र के करीब-करीब हम समाप्ति की ओर हैं। यदि हम में से किसी के कोई प्रश्न हो या कोई शेयरिंग हो, कैसा लगा आपको आज? कोई सुझाव हो, कोई शेयर करना चाहें? दीप्ति मैडम कुछ शेयर करना चाहें, संजय सर कुछ शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। क्लीनिंग की जो प्रक्रिया है, आपने इसका बहुत सुंदर ढंग से हम सबको परिचय दिया है और इसके द्वारा हम अपनी जितनी भी नकारात्मकता जो हम इकट्ठी करते हैं दिन भर में, उन सबको दूर कर सकते हैं और जितने भी लोग इस सत्र में जुड़े हुए हैं, मैं आशा करूंगा कि निश्चित रूप से वो सब भी इसका इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर। और किसी का कोई प्रश्न हो या शेयरिंग हो तो स्वागत है। नहीं तो सर की थैंक इजाज़त यू से सो फिर मच हम सर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो आपने बताया है और जिस तरीके से आपने बताया है, दैट इज़ वंडरफुल सर। और हम ये चाहेंगे, अभी तो ये 3 दिन का तो सेशन है ही, इसके बाद जब कभी भी आपको समय लगे, तो आप हम लोगों को थोड़ा अपना समय दीजिए और ये प्रैक्टिसेस अगेन एंड अगेन कराइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो हैव अ नाइस डे सभी के लिए। इसको क्लोज़ करें सर मीटिंग को? 2 मिनट से मैं करता हूँ। हमने कल ध्यान के बारे में जाना, आज सफाई के बारे में जाना। इसकी 3 आयाम हैं। 2 आयामों के से तो हम परिचित हो गए। तीसरा आयाम और बचा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कल भी थोड़ा-सा आधे घंटे का समय अगर आप दे दें और उस तीसरे आयाम से भी हमको परिचित कराएँ, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप सब भी उस तीसरे आयाम से परिचित होना चाहते हैं,
तो कल फिर से हम 12 बजे एक छोटा-सा सत्र रखेंगे और सर से आग्रह करूँगा कि कल भी हमको थोड़ा-सा समय दें और उस तीसरे आयाम से भी हमको परिचित करा दें। मेरा सौभाग्य सर, ज़रूर। ज़रूर। तो भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने समय निकाला और हमको दिया, आज छुट्टी के दिन भी, और आप सबका भी, आपने छुट्टी के दिन समय निकाल कर इस सत्र को जॉइन किया और मैं उम्मीद करूँगा कि कल भी हम सब आधा पौन घंटे के लिए मिलेंगे और पूरी प्रक्रिया के तीसरे आयाम से भी हम परिचित होंगे। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सत्र समाप्त होता है आज का। कल मुलाकात करें।